students, again welcome to all of you in the session of Udan series of Helen Digital. So जैसा कि हम अभी तक बाकी सारे टॉपिक्स में PYQ सॉल्व करते आ रहे हैं, आज भी हम PYQs ही सॉल्व करेंगे। आपके एग्जाम्स नजदीक भी आ गए हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जो अधिक इंपॉर्टेंट चीज है फिलहाल वो PYQ सीरीज है, और बाकी टॉपिक को भी हमने सब टॉपिक में डिवाइड करके परसेंटेज एनालिसिस किया था। बिल्कुल सेम तरीके से हमने सेट थ्योरी को भी किया है ना। सो स्टार्ट करते थोड़ा सा एनालिसिस। देखिए, पहला सब टॉपिक है वेन डायग्राम फॉर टू सेट्स बेस्ड ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, बेसिकली इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन की बात होगी। दूसरा हमारा है वेन डायग्राम फॉर थ्री सेट्स। टू सेट्स और थ्री सेट्स को हमने अलग अलग कैटेगरी में रखा है। देखिए, दोनों का परसेंटेज वेटेज पहले के 18.75, सेकंड का 25%। अगला देखते हैं बच्चों, दैट इज कार्डिनलिटी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात होगी इस सेक्शन में। ठीक है, बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स मींस कि हम उसमें हो सकता है कि इंटरसेक्शन की बात करें कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट होंगे या ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे। अगला पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ सबसेट्स, कि कितने सबसेट्स बन सकते हैं। अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, देखेंगे अपन। लास्ट टॉपिक इज बेस्ड ऑन इक्वेशन सॉल्विंग। बेसिकली इसमें इक्वेशन को सॉल्व करना होगा और उसके बाद सेट्स के अलजेब्रिक ऑपरेशंस लगाने होंगे और उसके बाद आंसर्स फाइंड करने होंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। ये देखिए, ये हमारा पहला टाइप का पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन देख के ही लग रहा है कि बड़ा है ना, देख के ही लग रहा है कि ये बड़ा है, पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो सेट थ्योरी में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस गिफ्टेड होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस गिफ्टेड होते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिनको स्किप करने होते हैं कभी कभी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम गिफ्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, इस क्वेश्चन की एक बार पढ़े आप। टू न्यूज़पेपर A and B are published in a city. It is known that 25% of the city population, मैं मार्क करते हुए चल रहा हूं, 25% ऑफ द सिटी पॉपुलेशन रीड्स A and 20% रीड्स B। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखते चल रहा हूं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, तो जो जो पढ़ रहे हो उसको मैथमेटिकली लिखते चलोगे तो क्लियर रहेगा, अदरवाइज ऊपर से पढ़े नीचे से भूलते गए, है ना। तो नंबर ऑफ ए, ऐसे लोग जो ए पढ़ते हैं 25 है, मैं मान रहा हूं कि टोटल 100 होंगे, इसलिए डायरेक्ट परसेंटेज को लिख रहा हूं 25। अगला बोल रहा है कि ऐसे लोग जो बी पढ़ते होंगे, दैट इज कितने हैं 20%, मैं उसको मान रहा हूं 20। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। while 8% reads both A and B, it means both means what, A इंटरसेक्शन B की बात हो रही है। A इंटरसेक्शन जो B वाले लोग हैं वो 8 हैं। ठीक है, अब देखिए, फर्दर 30% of those who read A but not B, 30% of those who read A but not B look into advertisements, and 40% of those who read B but not A also look into advertisements. ठीक, while 50% of those who reads 50% of those who reads both A and B look into advertisements, then the percentage of the population who look into the advertisement, इसका परसेंटेज फाइंड करना है बच्चों। एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक वेन डायग्राम सिंपल समझ लेते हैं। दिस इज A, ये कुछ B होगा, A, ये B। अभी समझाऊंगा कि क्यों मैं डायरेक्टली वेन डायग्राम सोच लिया। A हमारा कितना है 25, मैं लिख दिया। हाँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, हम कहां से फिल करना स्टार्ट करते हैं, जो सब मोस्ट ऑफ द कॉमन होता है, जो सबसे अधिक कॉमन हो। 2 की बात है तो 2 में जो कॉमन होगा, 3 में अगर बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि 3 में कॉमन होगा, तो दोनों में कॉमन कितने लोग थे 8, तो यहां पे फिल कर रहा हूं 8। A में था 25, तो 25 माइनस 8 कितने लोग बचे 17, और इसमें कितने लोग बचे 12। ठीक है, अब देखो, जो वेन डायग्राम में दिख रहा है ये वाला पोर्शन 17 क्या आया, 17 वो वाला पोर्शन है कि ऐसे लोग जो सिर्फ ए पढ़ते हैं बी नहीं पढ़ते हैं। इट मींस अगर मैं बात करूं ऐसे लोग जो सिर्फ ए पढ़ते हैं एंड बी नहीं, सॉरी उल्टा हो गया, ऐसे लोग जो सिर्फ ए पढ़ते हैं एंड बी नहीं पढ़ते हैं, जो सिर्फ ए पढ़ते हैं बी नहीं, मतलब बी बार, कितना आ रहा है हमारा 17। सेम अगर इसकी बात करूं 12 क्या है कि ऐसे लोग जो सिर्फ बी पढ़ते हैं ए नहीं पढ़ते हैं। तो अगर लिखना होगा तो सिर्फ बी पढ़ते हैं बट ए नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, कितने लोग हैं 12। चलो अब चलते हैं क्या फाइंड करना है हमें वो फाइंड करना है परसेंटेज जो सिर्फ
ऐड देखते हैं, उनको पेपर पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब देखो कैसे फाइंड करेंगे। यहां के बाद जो इंफॉर्मेशन दिया है, यहां के फर्दर के बाद 30% ऑफ दोज हु रीड ए बट नॉट बी लुक इनटू एडवर्टीजमेंट। 30%, किसका 30%? किसका 30%? दोज हु रीड ए बट नॉट बी। देखो दोज हु रीड ए बट नॉट बी दैट इज 17, ठीक है, प्लस आगे देखो 40% ऑफ दोज हु रीड बी बट नॉट ए, ठीक है। 40% ऑफ दोज हु रीड बी बट नॉट ए, कौन से लोग हैं भाई? वो 12 वाले लोग हैं। आगे देखो 50% ऑफ दोज हु रीड बोथ ए एंड बी, इट मींस 50% वो लोग जो ए एंड बी दोनों पढ़ते हैं। ये वही लोग हैं जो सिर्फ ऐड देखते हैं, इनको कोई भी पेपर से मतलब नहीं है। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा एक बार। 5.1 ये हो जाएगा, अब 4.8 ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। इट मींस ये आ रहा है 9, इधर कितना आ जाएगा 5 4 9 4 13, दैट इज 34.9% लोग ऐसे होंगे जिनको पेपर में सिर्फ ऐड पढ़ना, दैट इज एडवर्टीजमेंट देखना है, उनको पेपर नहीं पढ़ना है। चलो देखते हैं ऑप्शन में है क्या। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो बेसिकली इसको पढ़ना था और जो जो बोला था लिखना था, अपने आप आंसर आएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आंसर इज सी, है ना। देखें एक बार हमारा प्रोसीजर क्या होना चाहिए। कोई भी वीडियो आप देखते हैं अपने प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो 2 मिनट वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो कि खुद से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं भी हो रहा है तो देखना यह है कि हम स्टक क्यों हुए। हमें सब कुछ तो पता ही था, इसमें जो जो बोला है हमें पता होता है कि NF A यूनियन B क्या होता है, NF A इंटरसेक्शन B क्या होता है, सब पता है। अगर मैं स्टक हुआ तो क्यों हुआ, और उसके बाद सॉल्यूशन देखो, आपका ये क्वेश्चन पक्का हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा कि हाँ ये समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो A survey shows that 63% of the people in a city read newspaper A। देखो फिर से न्यूज़पेपर की बात हो रही है। Whereas 76% read newspaper B, ठीक है। If X% of the people read both the newspaper, then possible values of X can be। चलो देख लेते हैं एक बार। मान लो अगर ये होगा हमारा वेन डायग्राम, ठीक, दिस इज A, ऐसे लोग जो A पढ़ते हैं, ऐसे लोग जो B पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि X% लोग दोनों पढ़ते हैं एंड 63%, तो दिस इज 63 माइनस एक्स एंड दिस इज व्हाट 76 माइनस एक्स। यही फिल करने का तरीका होता है। सबसे मोस्ट ऑफ द कॉमन पार्ट पहले फिल करेंगे, दैट इज एक्स। अब इस वाले में कितना बच गया, क्योंकि एक्स तो पहले आ गया। टोटल ए में 63% लोग थे तो 63 माइनस एक्स, टोटल बी में 76 वाले थे तो सिर्फ बी की बात करूं 76 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कई बार क्या मतलब जेईई मेन में कई शिफ्ट में क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान देना। हमसे पूछा क्या है एक्स कैन बी, हमसे पूछा है एक्स कैन बी और सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन दिया है। अब आप बताओ कि मैक्सिमम अगर मैं बात करूं एन ऑफ ए यूनियन बी, क्या लिखोगे आप कि 63 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 76 माइनस एक्स। एक काम करो सर, इसको कैंसिल आउट कर दो और ये हो जाएगा हमारा 139 माइनस एक्स। क्या आया, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बेसिकली, है ना। मैं मान रहा हूं कि 63 लोग 76 लोग, है ना, परसेंटेज को मैं नंबर ऑफ पीपल काउंट कर रहा हूं, ठीक। अब देखें आप कि ये बोल रहा है कि एन ऑफ ए यूनियन बी कितना मैक्सिमम होगा। अगर मैं ये मानूं कि सब लोग पेपर पढ़ते होंगे, सिटी में सब लोग पेपर पढ़ते होंगे, तो मैं बोलूंगा कि एन ऑफ ए यूनियन बी 100% है कि नहीं, 100%, ठीक है। तो अगर मैं 139 माइनस एक्स की बात करूं तो मैं बोलूंगा कि मैक्सिमम जब होगा ये 100 होगा, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि 100% लोग पेपर पढ़ते होंगे। अब देखो कितना ये मिनिमम होगा, ये मिनिमम कितना होगा, तो आप देख रहे हो कि 76% एटलीस्ट लोग तो न्यूज़पेपर भी पढ़ ही रहे हैं ना। 76% लोग कम से कम न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे हैं ना। आप बोलो कि सर ऊपर भी ए वाला भी तो पढ़ रहे हैं 63%, तो कुछ तो अधिक होगा। तो मैं मिनिमम का केस ले रहा हूं। तो मिनिमम का केस तब होगा कि मैं ये मान रहा हूं कि ए वाले कंप्लीटली बी में कॉमन होंगे। तो मैं मिनिमम मान रहा हूं कि एटलीस्ट 76% पीपल इन सिटी कितना क्या पढ़ते होंगे, पेपर पढ़ते होंगे, दैट इज 76।
यही कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से सोचना कि कैसे लिखा। मैं सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। चलो सॉल्व करते हैं थोड़ा सा इसको। तो माइनस एक्स, इधर माइनस 39 और इधर मैं शिफ्ट करूं, दैट इज 36 माइनस। ठीक है, अगर मैं माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट करूं तो यहां पे सब कुछ उल्टा होगा, है ना। दैट इज एक्स लेस देन 63 ग्रेटर देन इक्वल टू 39। अब देखो क्या बोल रहा है, एक्स कैन बी। 39 से 63 के बीच में कौन सा नंबर दिख रहा है? 39 से 63 के बीच में कौन सा नंबर दिख रहा है भाई? हमें तो डी दिख रहा है 55, तो ये आंसर होगा। ठीक, देखो आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन जेईई मेन के कई शिफ्ट में पूछा है। आप खुद से सॉल्व करो, एक बार सोचोगे कि कैसे लिखा मैंने ये चीज, ये वाला लाइन, एंड यही बस इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखो एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन ये भी है कि a survey shows that 73% of the persons working in an office like coffee and 65% of like tea। ठीक है, देखना ध्यान से जरा। हर एक ऑफिस की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग कॉफी पसंद करते हैं, कुछ लोग टी पसंद करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी बात पे क्वेश्चन सेट कर दिया है कि 73% ऐसे लोग हैं जो कॉफी पीना पसंद करते हैं एंड 65% लोग ऐसे हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं। ध्यान देना, ऐसे भी कुछ लोग जरूर होंगे कि दोनों पसंद करते हैं, है ना। ऐसे भी जरूर कुछ लोग होंगे। तो ये भी बात बोला है कि x denotes the percentage of them who like both coffee and tea, then x cannot be। ठीक, एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन हमने करा। उसमें ये था कि ए न्यूज़पेपर इतने लोग पढ़ते हैं, बी न्यूज़पेपर इतने लोग पढ़ते हैं, और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कॉमन है ना। तो कॉमन वाले लोग क्या हो सकता है वो नंबर, है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम ये है। हमने क्या बोला था कि जस्ट एक वेन डायग्राम सेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, कॉफी वाले लोग ये हैं, चाय वाले लोग ये हैं। कॉफी वाले लोग कितने हैं? 73%। कॉमन कितने हैं? पहले कॉमन लिखना चाहिए x, तो सिर्फ कॉफी वाले हो जाएंगे 73 माइनस एक्स, एंड सिर्फ चाय वाले हो जाएंगे कितना? 65 माइनस एक्स। ठीक है, देख लो मैंने क्या बोला कि ऐसे लोग जो या तो कॉफी या तो चाय पसंद करते होंगे, कितने होंगे? तो सिर्फ डायरेक्ट वेन डायग्राम दिख रहा है कि सबको ऐड कर दो सर। 73 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 65 माइनस एक्स। कोई इश्यू इसमें होना नहीं चाहिए। कैंसिल आउट, ये हो गया कितना? ये हो गया आपका 138 एंड माइनस एक्स। मैंने क्या बोला था कि मैं ये मानूंगा कि टोटल जितने भी ऑफिस में लोग होंगे, कुछ ना कुछ उनको पीना पसंद है, दैट इज कॉफी और चाय कुछ ना कुछ पीते होंगे, या तो कॉफी या तो चाय पीते ही होंगे। तो उस केस में इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 100, कि 100% लोग दोनों में से कोई ना कोई ड्रिंक लेते हैं, दैट इज चाय या तो कॉफी, है ना। तो मैं 138 माइनस एक्स को क्या लिखूंगा कि ये हमेशा छोटा होगा 100 से। बिल्कुल 100% लोग पी सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोग ये भी हो सकते हैं जो कुछ भी ना पिए, ना ही चाय ना ही कॉफी। अगर मैं मिनिमम की बात करूं कि कितना इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, आप बोलो सर कि एटलीस्ट 73% लोग तो कोई ना कोई एक ड्रिंक पी रहे हैं ना, दैट इज कॉफी पी रहे हैं ना, तो यही नंबर मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि मैं मान रहा हूं कि 65% जो कि चाय वाले लोग हैं एग्जैक्टली कॉमन है कॉफी वाले में। तो ये केस होगा कौन सा? मिनिमम, दैट इज 73। दैट्स इट। बस यही लाइन समझने वाली है इस टाइप के प्रॉब्लम में। मैक्सिमम और मिनिमम लिखना है ना। तो मैक्सिमम 100 होगा हमेशा, और मिनिमम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है। जो नंबर दोनों में से बड़ा होगा वही मिनिमम होगा। लेकिन इसको लैंग्वेज वाइज आपको समझ के क्वेश्चन को करना है ना। एग्जाम में आपको खर्च से उड़ा दोगे। चलो देखते हैं क्या होगा। एक बार इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, दैट इज माइनस एक्स लेस देन माइनस 38 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा देख लो आप, 5 एंड यस 6, दैट इज कितना हो जाएगा? x लेस देन इक्वल टू 65 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 38। देख लो क्वेश्चन में पूछा है x कैनॉट बी। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आंसर गलत टिक कर सकते हो आप, क्योंकि आपकी आदत है करने के लिए x कैन बी। तो हमेशा ये लास्ट लाइन जरूर पढ़े अच्छे ध्यान से कि एग्जैक्टली पूछा क्या है। कभी कभी क्वेश्चन में ये लिख देता है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, या कभी कभी ऑप्शन में क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि विच ऑप्शन इज नॉट ट्रू। आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपके दिमाग में होता है कौन सा मेरा सही आंसर आए, और वो भी ऑप्शंस में होता है, टिक करके आगे बढ़ जाते हो। तो ये सब सिली मिस्टेक्स होता है जो कि लास्ट में सही करना होता है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए छोटी छोटी चीजों का, कि देन x कैन नॉट बी। तो हमें देखना है कि 38 और 65 के बीच में कौन नंबर नहीं है, कौन सा नंबर नहीं है।
तो 38 और 65 के बीच में कौन सा नंबर नहीं है? देखो आप, मुझे तो दिख रहा है कि इसके बीच में 36 नहीं है, 36 38 65 के बीच में नहीं है, तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर इज डी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सेट हो गया होगा दिमाग में, कैसे सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने 2 सेट्स के क्वेश्चन कर लिए, अब बारी आती है 3 सेट्स की। गिवन डायग्राम के थ्रू या जो फॉर्मूलेज होते हैं उसके थ्रू नंबर ऑफ, अगर 3 सेट्स की बारे में बात करें तो कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे और हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे अप्रोच करना चाहिए। देखो, in a class of 140 students, number 1 to 140 all even number students opted mathematics। तो मैंने बोला कि देखो, जब क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी हो, जो बोल रहा है एग्जैक्टली मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते जाओ, है ना। तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ ऐसे स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स चूज किए वो क्या है? इवन नंबर वाले। इवन नंबर इज इक्वल टू कितने इवन नंबर आएंगे बताओ? इवन नंबर कितने आएंगे 1 से 140 के बीच में? तो आएंगे 2 से डिवाइड करके देख लो, दैट इज 70। 2 से डिवाइड कर लो 140 को, मालूम पड़ जाए कितने इवन नंबर आएंगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है दोज हुज नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ऑप्टेड फिजिक्स कोर्स। तो 1 से 140 में ऐसे नंबर जो 3 से डिविजिबल हो, कैसे फाइंड करोगे? 3 से डिवाइड कर लो। तो 3 से डिवाइड करोगे, 3 4 जा 12 और 3 6 दैट इज 4 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 6 पॉइंट समथिंग। तो मैं बोलूंगा कि डिविजिबल बाय 3 लिख देता हूं यहां पे, डिविजिबल बाय 3 इतने कैसे आएंगे? ये आएंगे 3 से डिवाइड करने, तो 46 पॉइंट सम दैट इज 46 लोग ऐसे होंगे, 46 नंबर ऐसा होगा जो 3 से डिविजिबल होगा, है ना। चलो आगे देखते हैं। नंबर ऑफ, ये क्या है? ये किसकी बात हो रही थी? ऑप्टेड फिजिक्स कोर्स एंड दोज हुज नंबर इज डिविजिबल बाय 5 ऑप्टेड केमिस्ट्री। चलो केमिस्ट्री भी देख लेते हैं, क्या बोला है? डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब 1 से 140 के बीच में 5 से डिविजिबल के कैसे निकालोगे? 5 से डिवाइड कर लो, 5 2 10 एंड यस 28। ठीक है, अब देख लो ऐसे लोग जो फिजिक्स स्टार्ट करते हैं मैथ से, हमने निकाल लिया इंडिविजुअल, अब निकालते हैं 2 कॉमन। मालूम पड़ेगा ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 3 सेट्स की बारे में बात हो रही है। अभी हम फॉर्मूला लिखूंगा, मैं लिखूंगा, वो मालूम पड़ जाएगा कि मैं 2 और 3 कॉमन क्यों निकाल रहा हूं। देखना, अगर मैं पूछूं ऐसे लोग जो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स दोनों चूज किए हो, कितने होंगे बता दो जरा। आप बोलो कि मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स इवन नंबर था, ये डिविजिबल बाय 3 था। तो अगर दोनों का कॉमन देखना है, इट मींस कि वो नंबर 6 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो ऐसा नंबर जो दोनों से डिविजिबल है, 2 3 का एलसीएम दैट इज 6। तो मैं बोलूंगा डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6। ये कितना हो जाएगा देख लो, 6 से डिवाइड करके देख लो, 6 2 जा 12 एंड ये हो जाएगा 6 3 जा 18 दैट इज 23 पॉइंट समथिंग। तो हम 23 लिखेंगे। अब देख लो नंबर ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री देख लो, तो मैं बोलूंगा डिविजिबल बाय क्या 3 एंड 5 दैट इज 15 से डिविजिबल। 1 to 140 में कितने नंबर होंगे जो 15 से डिविजिबल होंगे? आप बोलो कि ये हो जाएंगे सर 9, क्योंकि 15 9 या 135, तो 135 पॉइंट समथिंग आएगा, इट मींस कि 9 लोग। अब इसी तरह यही बता दो कि केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, तो डिविजिबल बाय व्हाट? डिविजिबल बाय, मैं यहां से लिख दिया 15। केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बता दो जरा कि एक था डिविजिबल बाय 5 और इवन नंबर, डिविजिबल बाय 5 भी होना चाहिए और इवन नंबर भी होना चाहिए, दैट इज डिविजिबल बाय 10, है ना। तो देख लो कितने नंबर आएंगे, 10 से डिवाइड करके 14। एक लास्ट चीज बता दो, सब में कॉमन हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, कैसे डिफाइन करोगे? कैसे डिफाइन करोगे? जो सबसे डिविजिबल हो। मैथ वाला इवन नंबर है, फिजिक्स वाला 3 से डिविजिबल है, केमिस्ट्री वाला 5 से डिविजिबल है ना। तो टोटल अगर एलसीएम देखोगे 5 3 2 का कितना आएगा? 30 है ना। तो 30 से डिविजिबल मींस कितने लोग हो जाएंगे बताओ? 4 लोग हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि 34 जा 120, 35 जा 150 होता है, तो ये 30 से डिवाइड करोगे 4 पॉइंट समथिंग आएगा, इसलिए मैंने 4 लिया, है ना। अब देख लो पूछा क्या है, हमने सारा इंफॉर्मेशन नोट कर लिया जितना हमारे पास था।
पूछा है देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी ऑफ 3 कोर्सेज। ऐसे लोग जो कुछ नहीं चूज किए होंगे क्या होंगे बताओ। तो मैं क्या करूंगा कि पहले निकालूंगा ऐसे लोग जो कुछ ना कुछ चूज किए होंगे, या तो मैथ्स या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री। मैं पहले ऐसे लोग निकालूंगा और उसके बाद टोटल में से माइनस कर दूंगा। तो ऐसे लोग कितने हैं बताओ जरा। ये बोलोगे सर ये तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, सॉरी यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में लिखा हूं ना, तो एबीसी कोई मतलब नहीं है, अदरवाइज आप बोलोगे कि स्टार्टिंग में मैंने लिया पीसीएम बाद में एबीसी। ओके चलो, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, इट मीन्स कि नंबर ऑफ मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ फिजिक्स, नंबर ऑफ केमिस्ट्री। अब क्या करते हैं, दो दो को माइनस करते हैं, इट मीन्स नंबर ऑफ कुछ ऐसा ना, ठीक है। और लास्ट में जो तीनों में कॉमन होता है उसको ऐड करते हैं, दैट इज एन ऑफ पी यूनियन सी यूनियन मैथमेटिक्स, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ठीक है। अब पुट कर दो वैल्यू, क्या होगा, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स 70 प्लस 46 प्लस 28 माइनस 23 9 40 ना, 23 9 एंड व्हाट 14, लास्ट में 4 ऐड कर देना, ठीक है। कितना हो जाएगा बताओ, 6 8 14 4, देख लेते हैं कैलकुलेशन एक बार, 6 8 14 प्लस 4 18 8, कैरी 1 होगा, 7 4 11 2 13 एंड एक 14, आई एम नॉट रॉन्ग, चेक कर लेना एक बार। ये कितना हो जाएगा, ये 12 4 16 कैरी 1 तो 3 एक 4, आई एम नॉट रॉन्ग, ओके। सो कितना आ गया ये आ गया आपका 102, इजंट इट, 102 ऐसे लोग होंगे जो कोई ना कोई सब्जेक्ट चूज किए होंगे। बात हो रही है ऐसे लोग की जो कुछ नहीं चूज किए हो, मींस कि ना ही मैथ ना ही फिजिक्स ना ही केमिस्ट्री, मींस इसका कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है। कॉम्प्लीमेंट मींस बार लगा दो या कॉम्प्लीमेंट लगा दो, तो मैं बोलूंगा टोटल माइनस 102, टोटल माइनस ऐसे लोग जो तीनों में से कोई ना कोई सब्जेक्ट चूज किए हैं, इट मींस 140 माइनस 102 इज इक्वल टू 138, सॉरी 38 नॉट 138, सॉरी 38 ना, 38 ना, समझ में आया क्वेश्चन ये। तो ऐसे लोग की बात कर रहा था जो कोई भी सब्जेक्ट चूज ना किए हो। मैंने फोकस किया ऐसे नंबर निकालने की जो या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री या तो मैथमेटिक्स चूज किए हो, उसका हमें एक्सपेंशन पता है, उसका फॉर्मूला पता है, हमने अप्लाई किया, सीधे आंसर आया और उसके बाद हमने टोटल में से माइनस कर दिया, है ना। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, 38 इज ऑप्शन डी, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन डी वाज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। वो सब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले थे। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि देखकर टिक करो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, मतलब उस क्वेश्चन में टाइम सेव करके और आगे किसी क्वेश्चन पे लगाओ, है ना। ऐसे पेपर सेट होता है कि किसी क्वेश्चन में आप थोड़ा सा टाइम सेव कर लो और वो टाइम किसी ऐसे क्वेश्चन में लगाओ जो थोड़ा सा बड़ा है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन स्कूल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गेम्स टू बी प्लेड, सम ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले 2 टाइप्स ऑफ गेम्स बट नॉन प्ले ऑल 3 गेम्स, which Venn diagram can justify the above statement। मतलब कि जितने भी बच्चे हैं वो ओनली 2 गेम्स ही खेलते हैं, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो 3 के तीनों गेम्स खेल ले, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है। ऐसा कौन सा डायग्राम है जो स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है। आप देखो, हम फर्स्ट डायग्राम की बात करें, हमें ये वाला पार्ट ऐसा दिख रहा है जो तीनों सेट में कॉमन दिख रहा है, ये वाला पार्ट ऐसा दिख रहा है जो तीनों सेट में कॉमन दिख रहा है, ये वाला पार्ट ऐसा दिख रहा है जो तीनों सेट में कॉमन दिख रहा है। तो तीनों में से कुछ पार्ट ऐसा आ जा रहा है कि तीनों गेम्स में कॉमन है। हमारे क्वेश्चन में तो बोला है कि ऐसा बच्चे ही नहीं है, इट मींस कि कोई भी वेन डायग्राम इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। इट मींस कि आई विल टिक नॉन ऑफ दीज, है ना, और टिक करके आगे बढ़ूंगा। चलो ऑप्शन चेक करते हैं, देखो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर गिफ्टेड। अगर सॉल्व भी करना होता है सेट थ्योरी में तो वो इजी क्वेश्चन ही नॉर्मली इजी ही होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।
So an organization awarded 48 medals in an event A, ठीक है, and 25 in event B. चलो, it means कि मैं लिखते चल रहा हूं कि इवेंट ए में अगर 48 मेडल्स अवार्ड कर रहा है, इट मींस कि ए में कितने लोगों ने मेडल लिया होगा 48, और बी में कितने लोगों ने मेडल लिया होगा 25. जो जो बोल रहा है मैं लिखते चल रहा हूं, ठीक है ना. अब देखो, एंड 18 इन इवेंट सी, मींस कि इवेंट सी में कुछ 18 लोगों ने किया होगा, कोई नहीं. इफ दिस मेडल्स वेंट टू टोटल 60 men, मींस कि कितने टोटल आदमी थे, दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी 60, कोई नहीं. एंड ओनली 5 men गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 इवेंट्स. इट मींस कि तीनों में जो कॉमन तीनों मेडल जीत लिए, कितने लोग थे, दैट इज 5. इतनी बात क्वेश्चन में बोला है, मैंने सब नोट कर लिया मैथमेटिकल लैंग्वेज में. देन हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 of 3 इवेंट्स. थोड़ा इसकी इस वाले वर्ड पे ध्यान देना, एग्जैक्टली 2 पे. एक्चुअली ये वर्ड पीएनसी और प्रोबेबिलिटी दोनों में आएगा, है ना, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी एंड सेट्स. तो तीनों चैप्टर में बेसिकली आता रहेगा और थोड़ा सा आपको परेशान करेगा अगर नहीं समझोगे तो. ठीक, अभी देखो आप, मैं क्या कर रहा हूं कि जो ये हम जानते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे एक्सपैंड करते हैं, दैट इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी और माइनस समेशन ऑफ 2, है ना, दैट इज माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सॉरी बी. मैं यहां से थोड़ा सा क्रम वाइज दिखता हूं, अब माइनस कुछ ऐसा, ठीक है, और लास्ट में सबका कॉमन ऐड कर देते हैं, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. कोई दिक्कत नहीं है. अब देख लो ये कितना दिया है 48, सॉरी ये 60 दिया है ना. पुट करने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि ये वो वाला नंबर्स है, तीनों अगर मिलाऊं तो वो वाला नंबर्स है जो दो दो को एक बार ले रहा है. इट मींस कि ए और बी दोनों में कॉमन है, माइनस बी और सी इन दोनों में कॉमन है, माइनस ए एंड सी इन दोनों में कॉमन है. तो अभी कंफ्यूजन होगा, मैं अभी क्लियर नहीं करूंगा कि मेडल्स इन एग्जैक्टली 2, तो आप 2 देखकर लगेगा कि यही वाला फाइंड करना है, तीनों का सम निकाल दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा कि कितने ऐसे लोग थे जो दोनों इवेंट्स में या 2 इवेंट्स में मेडल जीते. अभी देखो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू 60 मैं पुट करता हूं, 60 है, देखो 60. ये क्या है, ए हमारा 48, बी हमारा 25, सी हमारा 18 माइनस. इन तीनों को मैं मान रहा हूं कि जो दो दो मैंने लिया है, एन ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी, मैं इसको मान रहा हूं कि टोटल x होगा, कि दो दो को एक साथ लेके मैं मान रहा हूं x होगा. और लास्ट में जो दिया है हम यहां पे नोट किए हैं 5, तो मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है. अब देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं. यहां पे x क्या हो जाएगा हमारा 8 5 13 8 21 5 6 26, दैट इज कैरी 2 होगा 4 2 6 2 8 1 9, ठीक है. एंड माइनस 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, ठीक है ना. हमने क्या अभी तक निकाला, एक्चुअली आप इसी को निकाल के एग्जाम में बोलोगे कि 36 तो ऑप्शन में है नहीं, क्योंकि हमने वो नंबर निकाल लिया, ये वाला नंबर निकाल लिया, तीनों का समेशन कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन सी. मतलब तीनों का हम ऐसे केस में हमने वैल्यू निकाला जब दो दो कॉमन एक साथ थे, और क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन 2 of 3 इवेंट्स. लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि एग्जैक्टली लगा दिया है. चलो थोड़ा बात करते हैं यहां पे एक्चुअली हो क्या रहा है, प्रॉब्लम थोड़ा देखते हैं. देखो 3 इवेंट में बना रहा हूं, 1 2 और 3. मैं मान रहा हूं कुछ ये ए होगा, कुछ ये बी होगा, ये कुछ सी होगा, है ना. अब देखो मैं क्या कर रहा हूं कि सबका अलग अलग कॉमन लिखूंगा. ए और बी का कॉमन पार्ट अगर मैं थोड़ा दिखाऊं आपको अलग अलग कलर से, तो देखना ये कुछ होगा ए और बी का कॉमन पार्ट, है कि नहीं. ठीक, अगर कोई आपसे पूछे कि चलो बी सी का कॉमन दिखा दो एक बार, तो वो भी ठीक है. बी सी का कॉमन पार्ट में दिखा रहा हूं आपको, ये होगा, ठीक. और AC का कॉमन पार्ट दिखा दो, तो कोई एक कलर ले लेता हूं, मैं ये ले लेता हूं, और मैं बोलूंगा कुछ ऐसा,
अब देखो, थोड़ा ध्यान से देखना आप, जो तीनों में कॉमन वाला पार्ट है, तीनों में कॉमन वाला पार्ट देखना बच्चा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट मैंने 3 बार पेन चलाया है इस पे, 3 बार। तीनों में कॉमन जो पार्ट मैं यहां पे जो राउंड बना रहा हूं, इसको मैं 3 बार कलर किया हूं। सबसे पहला वाला कलर रेड था, उसके बाद व्हाइट आया, उसके बाद ग्रीन आया, है ना। इट मींस कि एक ही चीज को आप 3 बार काउंट कर रहे हो, ठीक। और हमने एक्स निकाला क्या है, हमने एक्स यही तो निकाला है कि ए और बी में कॉमन हो, बी और सी में कॉमन हो, और सी और ए में कॉमन हो। तीनों का समेशन हमने निकाला है, उसी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू वही बता रही है हमें। तो इट मींस कि अगर हमें ऐसा निकालना है कि सिर्फ एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली 2 में कॉमन हो, तो हम कौन सा पार्ट लेंगे, जरा ध्यान से देखना। मैं कौन सा पार्ट लूंगा, मैं इस कलर से ले रहा हूं, मान लो यही कलर, तो सिर्फ यही वाला पार्ट मैं लूंगा। देखना जरा, हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिर्फ ये पार्ट की वैल्यू बता दो आप, ये पार्ट की वैल्यू जो मैं कलर कर दिया। आप क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इस जो कलर वाला पार्ट है, यही पार्ट है कि एग्जैक्टली 2, ऐसा हमें नहीं चाहिए कि उनमें भी कॉमन हो। तो आप क्या करोगे, एग्जैक्टली 2 के लिए क्या करोगे कि समेशन ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखना जरा ध्यान से, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूं। इसका मतलब हुआ कि 2 का समेशन माइनस ये कितनी बार, जो सब तीनों में कॉमन था, कितनी बार कलर हो रहा है, कितनी बार में काउंट हुआ है, 3 बार काउंट है, इसलिए मैं 3 बार माइनस करूंगा। समेशन की जरूरत नहीं होगी, एक ही है यहां पे। तो यहां पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब देखो, हमने यही तो हमारा x था, और x की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 36 माइनस 3 इंटू, तीनों में कॉमन क्या है, 5 लोग, दैट इज 36 माइनस 15 इज आंसर 1 एंड व्हाट इज 2, दैट इज 21 इज आंसर। तो एग्जैक्टली 2 का मतलब ये था कि उसमें कहीं आप ये ना करना कि इसको भी काउंट कर लेना, और एक बार नहीं, आप 3 बार काउंट कर रहे हो। x जो आपने निकाला है 36, वो तीनों का कॉमन वाले पार्ट को सिर्फ एक बार नहीं, 3 बार आपने काउंट किया था, इसलिए मुझे 3 बार माइनस करना पड़ा, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं कि 21 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, ठीक है। देखो, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स टाइप के क्वेश्चन पे, कार्डिनलिटी पे, है ना। अब इसकी बात करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऐसा सेट है, 1 से 50 में नंबर आ रहे हैं, 1 से 50 के बीच में नंबर आ रहे हैं, कैसे नंबर, नेचुरल नंबर। और एक सेट ए है जिसमें सारे एलिमेंट सेट एक्स वाले ही हैं, लेकिन थोड़ी सी स्पेशलिटीज है। क्या है कि n इज ए मल्टीपल ऑफ 2 के मल्टीपल वाले आ रहे हैं। और बी कैसा सेट है जिसमें 7 के मल्टीपल वाले आएंगे, और सारे एलिमेंट एक्स वाले ही होंगे, लेकिन स्पेशलिटी यह है कि n इज ए मल्टीपल ऑफ 7। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ x कंटेनिंग बोथ a एंड b। चलो एक बार मैं x लिखूं अगर ऐसे, तो क्या बोलोगे कि x हमारा कुछ ऐसा है, 1 2 3 ऐसे जा रहा है कुछ। अगर मैं बात करूं a की, तो a हमारा क्या है, मल्टीपल ऑफ 2, दैट इज 2 4 6, कहां तक जाएगा, 50 तक जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हो जाएंगे, 2 के मल्टीपल 1 से 50 के बीच में कितने एलिमेंट आएंगे, दैट इज 50 बाई 2 इज 25। चलो अगर बी की बात करूं मैं, बी क्या है हमारा, मल्टीपल ऑफ 7, दैट इज 7 14, ऐसे करते करते 49 तक जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कितने एलिमेंट होंगे नंबर ऑफ बी, 7 एलिमेंट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ऐसे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ जो ए और बी दोनों को कंटेन भी करे, और स्मॉलेस्ट सबसेट भी हो किसका, एक्स का। अब यही समझने वाली बात है बच्चा, यही समझने वाली बात है कि स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ एक्स क्या हो सकता है ऐसा जो ए और बी दोनों को कंटेन करे। तो ऑब्वियसली ए यूनियन बी होगा, ए यूनियन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना है।
यही सबसे स्मॉलेस्ट सबसेट होगा x, ऐसा स्मॉलेस्ट सबसेट जो a और b दोनों को कंटेन करे, है ना। तो ये तो पता ही है, नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। चलो n ऑफ a क्या है हमारा 25 प्लस 7 32 माइनस, मैं लिखता हूं 25 प्लस 7 माइनस कितना था, हाँ n ऑफ a इंटरसेक्शन b भी फाइंड कर ले, हमने किया नहीं है। चलो तो a इंटरसेक्शन b कैसे फाइंड करोगे, ऐसे नंबर पहला वाला कि जो इवन नंबर, इट मींस 2 से भी डिविजिबल हो और 7 से भी डिविजिबल हो, 2 से भी डिविजिबल हो और 7 से भी डिविजिबल हो, इट मींस कि 14 से डिविजिबल हो। 14 से डिविजिबिलिटी के लिए 1 से 50 में कितने ऐसे नंबर होंगे बताओ, 3 नंबर होंगे। कैसे निकाल लिया मैंने, 50 से 14 को डिवाइड कर दिया, तो दैट इज 14, 28 and 42. Only 3 number will come between 1 to 50 such that they will divisible by 14, है ना। तो 3, it means कि -3, that is 32 minus 3 is equal to 29, ठीक है। तो 29 is the answer। चेक करते हैं एक बार, देखो सिंपल क्वेश्चन था, बस समझने वाली बात ये थी कि स्मॉलेस्ट सबसेट क्या होगा ऐसा जो a और b दोनों को कंटेन करे, किसका स्मॉलेस्ट सबसेट x का, तो वो A यूनियन B होगा, बस ये समझने वाली बात थी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज का गेम खेलता है, बस 2 लाइन का क्वेश्चन है, बट लैंग्वेज का गेम खेलेगा आपके साथ। देखना क्या बोल रहा है कि यूनियन फ्रॉम i is equal to 1 to 50 is i is equal to 1 to 50 of xi, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसा x1 यूनियन x2 यूनियन x3, ऐसे करते 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 अगर जाओगे x50 तक, ये बोल रहा है कि यूनियन फ्रॉम i is equal to 1 to n, मतलब y1 यूनियन y2 यूनियन, ऐसे करते करते जाना है yn तक, और ये है सबसेट t, ये है सेट t, नॉट सबसेट, सेट t। चलो इस लाइन का मतलब ये हुआ, ठीक। अब देखो, वेयर ईच xi कंटेन्स 10 elements and each yi contain 5 elements, ध्यान से देखना, if each element of the set t is an element of exactly 20 of set xi's and exactly 6 of set yi's, then n is equal to, बेसिकली हमें इस n की वैल्यू फाइंड करना है ना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे कि अगर मैं टोटल एंट्री की बात करूं, किसकी टोटल एंट्री की बात करूं इन xi, तो क्या बोलोगे कि सर 1 से 50 तक यूनियन ले रहे हो, अगर आप xi की बात करो मतलब 50 सेट्स दिख रहे हैं यहां पे, एक सेट में आपने ही बोला कि 10 एलिमेंट्स है, एक सेट में 10 एलिमेंट्स है, ऐसे अपने 50 सेट दिखा रखा है, तो टोटल एंट्रीज कितने होंगे 10 into 50, दैट इज 500। बच्चा ये नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं लिख रहा हूं, कितनी इंट्रीज आएंगी, हो सकता है एक इंट्रीज 10 बार 20 बार कितने बार भी आ सकती हो, वो अपन देखेंगे अभी, ठीक। अब देखना, मैं मान रहा हूं k इज एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट इन t, नंबर ऑफ एलिमेंट इन t, ध्यान से देखना। अब देखो जो मैं इंफॉर्मेशन दिया हूं कैसे यूज करूंगा कि k अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन t है, यहां से हमने तो समझ लिया कि टोटल एंट्रीज इन xi इज इक्वल टू 500, और अगर k इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन t, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि हमने दूसरे सेंटेंस में यह भी पढ़ा कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ द सेट t इज एन एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली 20 ऑफ सेट xi, एग्जैक्टली 20 ऑफ सेट xi मींस व्हाट, कि t का एक एलिमेंट 20 टाइम्स आ रहा है xi में, 20 बार आ रहा है t का एक एलिमेंट, तो t का एक एलिमेंट अगर 20 बार xi में आ रहा है तो k एलिमेंट कितनी बार आएगा, आप बोलो सर k इंटू 20, है कि नहीं, बताओ। यहां से दोनों की कुट क्यों किया, क्योंकि ये भी टोटल एंट्रीज इन x की बात कर रहा है, ये भी टोटल एंट्रीज इन x की बात कर रहा है, तो यहां से आप बोलोगे कि k की वैल्यू तो हमने निकाली, दैट इज कितना 25, ये क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन t। अब देखो, अब थोड़ी सी बात y की भी हो जाए, क्योंकि एक्चुअल तो निकालना है n, वो y से ही मिल रहा है ना, तो टोटल एंट्रीज इन
वाई आई इज इक्वल टू कितना है बताओ। ये हमने ही अभी अभी बोला था कि इच वाई आई कंटेन्स 5 एलिमेंट्स और वाई कितने टाइम्स आ रहा है n टाइम्स, तो टोटल एंट्रीज 5n होगा। दूसरी सेंटेंस से हमने ही बोला कि t इज एन एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली 6 ऑफ सेट्स वाई आईज, मतलब कि t का एक एलिमेंट y में 6 बार आ रहा है, t का एक एलिमेंट y आईज में 6 बार आ रहा है। इट मींस व्हाट कि अगर एक एलिमेंट 6 बार आ रहा है तो k एलिमेंट कितनी बार आएगा, आप बोलो सर 6 इंटू के टाइम्स। हमने k की वैल्यू निकाल रखी है, तो n की वैल्यू अगर निकालना है 6 इंटू 25 अपॉन 5 कितना हो जाएगा, दैट इज 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30। सो n की वैल्यू हमने निकाल दिया यहां से 30। समझे? तो ये बस लैंग्वेज का गेम था, यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना था। ऐसे क्वेश्चन जेई में 2-3 बार पूछ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। थोड़ा सा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 2-3 बार सेम टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके, तो आप उसको हाईलाइट करके रखो। चलो, आंसर इज 30। कि हमें एक सेट दिया है, देखो क्या दिया है सेट ये, एंड बी इज इक्वल टू कुछ ऐसा दिया है। पूछ रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट सी, कैसे, C सबसेट ऑफ A एंड C इंटरसेक्शन B शुड नॉट बी 5, ऐसी बात कर रहा है। अब देखो, अगर मैं C सबसेट ऑफ A की बात कर रहा है, अगर मैं टोटल निकालू, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A कितने आएंगे, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A दैट इज 7, दैट इज व्हाट 128। कोई दिक्कत नहीं यहां पे। अब देखो आप, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ऐसे सबसेट निकालने हैं जो CB इज इक्वल टू नॉट 5 होना चाहिए। ठीक है, लिखता हूं मैं, ऐसी कुछ बात कर रहा है प्रॉब्लम में। अब आप देखो, C को मैं क्या लूंगा कि B के साथ इंटरसेक्शन उसका 5 होगा। C को क्या लिखता हूं मैं, C इज द सबसेट ऑफ A, ये भी बोल रहा है। तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जिसको B के साथ इंटरसेक्शन लेने पे 5 आना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि C इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 व्हेन C कंटेन्स, कौन कौन से एलिमेंट, C कंटेन्स एलिमेंट कौन कौन से, देखो 1 एक तो आएगा, 2 भी आएगा, 3 नहीं है क्योंकि 3 इसमें भी है, 4 आएगा और 6 नहीं आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, दैट इज C कंटेन्स 1, 2, 4, 5। देख लो, इसके अलावा कोई नहीं एलिमेंट है ना। तो ये 4 अगर एलिमेंट C कंटेन करे तो C इंटरसेक्शन भी 5 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला कि ये नहीं होना चाहिए, यही नहीं होना चाहिए। इट मींस कि मुझे अगर निकालना है नंबर ऑफ सबसेट ऐसा कि 5 नहीं हो, तो मैं क्या करूंगा, टोटल माइनस ऐसे नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करूंगा जिसमें C इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 आ जाए। ऐसे नंबर ऑफ सबसेट माइनस कर दूंगा जिसमें इस C इंटरसेक्शन B 5 आ जाए, है ना, C इंटरसेक्शन B 5 आ जाए। ठीक, अब हमें पता है कि C कंटेन्स 4 एलिमेंट, इन दैट केस C इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। तो टोटल हमने निकाला था कितना, 128 ना, यस, एंड माइनस कितने नंबर ऑफ सबसेट आएंगे, यहां पे देखो 1, 2, 4, 5, दैट इज 2 टू द पावर कितने एलिमेंट है, 4, दैट इज 4। इट मींस कि 128 माइनस 16 दैट इज कितना आ जाएगा, बताओ, 112, दैट इज द आंसर। तो हमने बस टोटल में से वो केस माइनस कर दिया जब इनका इंटरसेक्शन 5 हो गया। देख लेते हैं एक बार, आंसर इज 112। आगे चलते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ थोड़ा सा सबसेट की भी बात हो गई। चलो, अब नंबर ऑफ सबसेट के क्वेश्चन हम लोग प्रॉपरली करेंगे। ठीक, देखते हैं पहला क्वेश्चन। बोल रहा है set A has m elements and set B has n elements if the total number of subset of A is 112 more than the total number of subset of B, then the value of m dot n। ठीक, अब देखो, हमें नंबर ऑफ सबसेट की फॉर्मूला या वैल्यू पता होता है ना। बोल रहा है कि अगर A के पास m एलिमेंट्स है तो सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A कितना होगा, 2 टू द पावर
m एंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ b कितना होगा, 2 to the power n। क्वेश्चन में क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a इज 112 मोर देन, मतलब 112 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ b। इट मींस कि 2 to the power m माइनस 2 to the power n इज इक्वल टू 112, isn't it? अब देखो इतनी इंफॉर्मेशन से हमें m डॉट n की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे ही आपने ये इक्वेशन बना लिया, आपके दिमाग में आ रहा है कि दो अननोन है और दो अननोन के साथ साथ सिर्फ एक इक्वेशन है, m और n की वैल्यू कैसे आएगी? हो सकता है हम कुछ छोड़ रहे हैं या कुछ भूल रहे हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि कभी कभी इक्वेशन ऐसे भी आते हैं कि हिट एंड ट्रायल देखना पड़ता है। अब हिट एंड ट्रायल का ये नहीं मतलब कि 1 2 3 4 सब पुट करके चेक करने लगे। थोड़ा सा देख के ऑब्जर्वेशन करो, देखकर ऑब्जर्वेशन करो कि हम कहां से स्टार्ट करें चेक करना। तो आप देखो इधर क्या है 112 और ये कैसे आ रहा है, 2 to the power m में से कुछ माइनस करने के बाद आ रहा है, कुछ माइनस करने के बाद आ रहा है। इट मींस 2 to the power m शुड बी ग्रेटर देन 112, तभी तो उसमें से कुछ माइनस करोगे तो 112 आएगा। इट मींस कि 2 to the power m को 112 से बड़ा होना चाहिए। तो m की वैल्यू क्या पुट करोगे स्टार्टिंग से ही कि 112 से बड़ी है। अगर n की वैल्यू 6 पुट करोगे तो कितना आता है, n की वैल्यू 6 पुट करने पे देखो आप मेरे ख्याल से आता है 64, देख लेते हैं। यस 2 to the 4 16, यस ये आता है यस ये आता है 64, यस है ना। अगर 7 पुट करोगे 2 to the power 7, मैं यहां पे लिखता हूं m इज इक्वल टू 7, तो ये आएगा 2 to the power 7 कितना 128। तो मैं स्टार्ट ही करूंगा हिट एंड ट्रायल में m इज इक्वल टू 7 से पुट करना। देखो कैसे, 2 to the power 7 माइनस 2 to the power n इज इक्वल टू 112, है ना। हो सकता है कि इस वैल्यू को पुट करूं, n की वैल्यू इंटीजर ना है तो मैं 2 to the power 8 पुट कर दूं, हो सकता है, ये बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं 7 पुट किया हूं लेकिन चेक करता हूं कि n की वैल्यू इंटीजर आ रही कि नहीं। देखो दैट इज 128 माइनस 112, 128 माइनस 112 is equal to the power n, that is what 6 to the power n। अब देखो 2 to the power n की वैल्यू 16 आ गई यहां से। अब 16 आ गई तो n की वैल्यू इंटीजर दैट इज n की वैल्यू 4 आ गई, तो यहां से n की वैल्यू 4 आ गई। अगर 7 पुट करने से मेरा इंटीजर नहीं आता इन केस, तो मैं m की वैल्यू फिर से 8 पुट करता, दैट इज 256 आता और वहां से सॉल्व करके मैं n की वैल्यू फाइंड करता, है ना। तो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगाने से पहले देख लिया करो कि मैं स्टार्ट कहां से करूं। अदरवाइज 1 2 3 4 5 6 7 बिना कुछ सोचे पुट करने लगोगे तो एग्जाम में टाइम इतना नहीं होता है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। दैट इज क्या m इंटू एन क्या आएगा, m इंटू एन क्या आएगा हमारा, m इंटू एन की जो वैल्यू आएगी 4 इंटू 7, 7 इंटू 4 है 7, 4 इंटू 7 दैट इज 28, है ना। 28 इज यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, पुट करके आगे निकल जाओ। देखो 28 इज द आंसर। अब देखो बेस्ड ऑन इक्वेशन सॉल्विंग, बेस्ड ऑन इक्वेशन सॉल्विंग में प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको बेसिकली कुछ इक्वेशन दिया रहेगा मॉडुलस फॉर्म में या कुछ और फॉर्म में या क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन दिया रहेगा और उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकाल के हो सकता है सेट्स के अलजेब्रिक ऑपरेशंस आपका चेक करें कि आप लगा पाते हो कि नहीं, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। देखो बोल रहा है कि एक सेट है एंड व्हाट बोथ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस 1 x प्लस m प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आर रियल, है ना। आर रियल कंडीशन दे दिया और ये बोल रहा है कि ऐसा सेट ए है जिसमें सारे एलिमेंट्स m होंगे, m बिलोंग्स टू r। इट मींस कि हम इस दिए हुए कंडीशन से पहले m की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी तो सेट के बारे में मालूम चलेगा। एंड b इज इक्वल टू सिंपल दे रखा है, हमें कुछ निकालना नहीं है b के बारे में, हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है a के लिए करनी है। तो पहले a देखते हैं। a के लिए मैं क्या करूंगा कि अगर इस इक्वेशन का दोनों रूट्स रियल है तो d हमारा इस इक्वेशन में क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब d हमारा क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 a से दैट इज m प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दैट इज व्हाट m स्क्वायर 2m माइनस 4m दैट इज व्हाट माइनस 2m प्लस 1 माइनस 16 दैट इज माइनस 15। ऐसा कुछ आ रहा है, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे आप बता दो, दैट इज माइनस 5
एंड m प्लस 3, सॉरी m प्लस 3 है ना, m प्लस 3। यहां से मैंने वेबी कर्व से निकाल लिया कि अगर m बिलोंग्स टू कहां से, माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, है ना, 5 से इन्फिनिटी, ये हमारी क्या आ गई, वैल्यू ऑफ a। ये हमने निकाल लिया 1। अब जब हमने a निकाल लिया, b हमें दिया है a माइनस b, सब कुछ हम चेक कर लेंगे, है ना। देख लो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूं कि नॉर्मली अगर आप कंफ्यूज होते हो अलजेब्रिक ऑपरेशन, ऐसे इनइक्वालिटी में अलजेब्रिक ऑपरेशन लगाने पे, हालांकि ये तो डायरेक्ट दिख रहा है इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो उसमें रियल लाइन पे ए और बी दोनों ड्रॉ कर लो और जो भी ऑपरेशन पूछ रहा है देख उसमें कंप्लीटली दिख जाएगा। क्या बोल रहा है हमारा ए के लिए, माइनस इंफिनिटी से -3 तक एंड 5 से इंफिनिटी तक, यही बात बोल रहा है, मतलब कुछ ऐसे और कुछ ऐसे। ये हमारा क्या है, ये हमारा ए वाला है, ए वाला पार्ट है। बी वाला पार्ट क्या होगा, माइनस इंफिनिटी, सॉरी बी वाला पार्ट क्या है, -3 से 5, -3 से 5। देखना 5 पे ओपन ब्रैकेट है तो मैं यहां पे ऐसे लगाऊंगा। अब आप देखो a माइनस बी की बात कर रहा है, a में से वो एलिमेंट घटाने हैं जो b में है, a में से b के वो एलिमेंट घटाने हैं जो b में है, तो मैं सीधे बोलूंगा a माइनस बी इज इक्वल टू कौन सा, सिर्फ -3 ही ऐसा एक एलिमेंट दिख रहा है जो दोनों में कॉमन है। देख लो यहां पे भी है और यहां पे भी है। आप बोलोगे सर 5 पे भी तो है, नहीं 5 पे नहीं है, क्योंकि 5 पे देखो मैंने डॉट दिखा रखा है, क्योंकि 5 पे यहाँ पे ओपन ब्रैकेट था, तो सिर्फ -3 ऐसा एलिमेंट है जो a और b दोनों में कॉमन है। तो a में से अगर -b घटाना होगा तो सिर्फ -3 घटाऊंगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो हमारा a माइनस बी हो जाएगा माइनस इंफिनिटी और -3 पे हमारा जस्ट ओपन ब्रैकेट यूनियन एज इट इज रहेगा 5 से इंफिनिटी। तो देखो -3 पे हमारा ओपन ब्रैकेट आ गया। ऑप्शन में देखो ये बिल्कुल हमें सही लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है विच द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। -3 पे हमारा ओपन ब्रैकेट, लेकिन हाँ 5 देखो, 5 पे क्लोज ब्रैकेट, 5 पे क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट दिख रहा है। प्रॉब्लम हो गई, तो प्रॉब्लम हो गई मीन्स ये गलत है, और गलत है तो यही सही है, गलत है तो यही सही है, मतलब व्हाट फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। मैंने बोला था ना कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप सिली मिस्टेक करते हो कि विच ऑफ द ऑप्शन इन फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। आप ट्रू के लिए सॉल्व करते हो और लगते हो ट्रू वाला ढूंढने, तो ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो गलत है वही सही है। इट मीन्स कि ये है हमारा आंसर, ये है हमारा आंसर। बाकी चेक कर सकते हो, a इंटरसेक्शन b बोल रहा है -3, हमने तो पहले ही बोल दिया था कि a और b में सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन दिख रहा है -3। ये देख लो b में से वो एलिमेंट घटाओ जो a में है, तो b में से अगर वो एलिमेंट घटाओगे जो a में है तो सिर्फ -3 b में से गायब होगा, और -3 गायब होगा तो यहाँ पे b -3 पे ओपन आ जाएगा। देखो ये भी सही दिख रहा है। a यूनियन b, देखो सारे के सारे पॉइंट्स आ जा रहे हैं रियल लाइन पे, तो a यूनियन b इज रियल नंबर। तो सिर्फ ए ऑप्शन गलत इसलिए था कि यहां पे ओपन ब्रैकेट था, अदरवाइज ये भी सही होता। तो एकदम छोटी सी मिस्टेक भी आपका क्वेश्चन गलत करा सकता है, सिर्फ ब्रैकेट पे क्वेश्चन था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ऑप्शन ए वाज करेक्ट, ये ऑप्शन ए वाज करेक्ट, ऑप्शन ए वाज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिल्कुल अपने को इक्वेशन सॉल्व करना है एग्जैक्टली जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, लेकिन वो क्वाड्रेटिक बेस्ड था, ये मॉडुलस बेस्ड है ना। वो क्वाड्रेटिक बेस्ड था, ये मॉडुलस बेस्ड है। और उसके बाद देन नंबर ऑफ सबसेट निकालना है कुछ ऐसा वाले सेट में कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का कॉम्प्लीमेंट, और इंटरसेक्शन z मींस कि ऐसे एलिमेंट जो इंटीजर भी हो। ठीक, तो पहले तो हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना मेन टास्क है। तो अगर मैं a के लिए सॉल्व करूं, देखो ये सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको कई सारी चीज सिखाते हैं। एक इक्वेशन सॉल्विंग सिखाता है, एक मॉडुलस के साथ डील करना सिखाता है, और एक सेट थ्योरी की बात भी सिखाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो, एक बार 1 मिनट 2 मिनट पॉज लेके ट्राई करो कि क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं, है ना। मैं सोल्यूशन दे रहा हूं कैसे। अगर a के लिए मैं सॉल्व करूं, इट मींस क्या बोल रहा है कि मॉड ऑफ x माइनस 2 कुछ 1 से बड़ा है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि मॉड ऑफ x
-2 अगर 1 से बड़ा हो तो या तो 1 से बड़ा होगा और या तो -1 से x -2 छोटा होगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं क्या कि x हमारा या तो 3 से बड़ा होगा या हमारा x जो होगा 1 से छोटा होगा। तो अगर मैं a की बात करूं तो a हमारा क्या हो गया, -∞ से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, हमारे पास a आ गया। चलो इसको हाईलाइट कर देते हैं। अब b की बात कर लेते हैं लगे हाथ। अगर b की बात मैं कर दूं तो b के लिए क्या बोल रहा है, b के लिए बोल रहा है कि x² - 3 अंडर रूट x² - 3 शुड बी ग्रेटर देन 1। अब देखो रूट के अंदर का क्वांटिटी x² - 3 हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। एंड अगर ये 1 से बड़ा हो तो x² - 3 को भी 1 से बड़ा होना पड़ेगा। अब 1 से बड़ा होना पड़ेगा, ये डिफाइन करने के लिए मैंने लिखा कि रूट के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव है। दोनों को देखो, दोनों में से कौन सा कंडीशन एक दूसरे को कंटेन कर रहा है। तो अगर ये आप लगाओगे तो ऑब्वियसली ये भी ट्रू निकलेगा, क्योंकि अगर x² - 3 1 से बड़ा होगा तो 0 से तो बड़ा होगा ही होगा। तो मैं सिर्फ इसके लिए सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो x² - 3 ग्रेटर देन 1 इट मींस x² - 4 पॉजिटिव हुआ, इट मींस x - 2 x + 2 पॉजिटिव। तो अगर वेबी कर्व से चेक करोगे, वेबी कर्व से क्या आंसर आएगा, तो b का हमें निकल गया यहां से क्या, -∞ से -2, -∞ से -2 एंड 2 से इन्फिनिटी। चलो हमारे पास b भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लगे हाथ हम c भी चेक कर लेते हैं। ओके, c के लिए हमें कुछ ऐसा चेक करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। c हम अगले में चेक करते हैं। क्या था, mod x - 4 कुछ ऐसा था, है ना, बिल्कुल। चलो इसको चेक करते हैं। दैट इज x - 4 हमारा या तो 2 से बड़ा होगा या तो -2 से, x - 4 था, -2 से छोटा होगा, है ना, इक्वलिटी होल्ड करेगा। अब इसके लिए अगर सॉल्व करोगे दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और x लेस देन इक्वल टू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से मैं बोलूंगा कि x हमारा -∞ से 2 यूनियन 6 से इन्फिनिटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल 6 से बड़ा होना चाहिए और ये 2 से छोटा होना चाहिए। तो हमारा c भी आ गया, c हमारा क्या आया, कुछ ऐसा आ गया हमारा c। अब जो ऑपरेशन बोल रहा है आप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहा है, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का कॉम्प्लीमेंट। चलो यही बना देते हैं लाइन। मैंने क्या बोला था कि ऐसे क्वेश्चन में एक रियल लाइन पे देख लो। a हमारा क्या है, -∞ से 1, 3 से इन्फिनिटी, है ना। तो चलो 1 ये है और 3 कुछ यहां पे मान लेते हैं। ये बोल रहा है -∞ से 1 है एंड 3 से इन्फिनिटी, थोड़ा 1 पे बना दो होल एंड 3 पे भी होल, क्योंकि यहां पे वैल्यू मिल नहीं रहा है। दैट इज द a। b के लिए चेक कर लेते हैं, -∞ से -2, ये भी ठीक है। -∞ से -2 थोड़ा सा यहां पे, ठीक है। तो यहां पे मैं करता हूं, देखो b हमारा कुछ ऐसा आएगा और यहां पे भी हमें क्लोज ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, मींस हमें लेना पड़ेगा ये, और 2 से इन्फिनिटी 2 कुछ यहां पे होगा, इट मींस यहां पे हम कुछ ऐसे लेंगे और ये हमारा b वाला पार्ट है। c वाला पार्ट देखे क्या, c वाला पार्ट -∞ से 2 और 6 से इन्फिनिटी, ध्यान देना ये हमारा क्लोज ब्रैकेट है। -∞ से 2 मतलब कुछ ऐसा एंड 6 से इन्फिनिटी 6 कुछ ऐसा होगा, दैट इज कुछ ऐसा। अब बताओ ऐसा पार्ट जो तीनों में कॉमन नहीं है, ऐसा पार्ट जो तीनों में कॉमन नहीं है हमें बताना है। तो हमें तो सिर्फ ऐसा, सिर्फ क्या दिख रहा है जो तीनों में कॉमन नहीं है। अगर कॉमन की बात करूं, मैं कॉमन की बात करूं तो कॉमन तो सिर्फ हमें ये दिख रहा है, देखो एक इधर वाला पार्ट
और एक मुझे इधर वाला पार्ट। इसके इधर जो भी है, इसके इधर जो भी है कॉमन नहीं है, बीच में जो भी है कॉमन नहीं है। तो मैं क्या आंसर लिखूंगा, मैं आंसर क्या लिखूंगा, देखना। तो यहां से अगर मुझे आंसर लिखना होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट अगर लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, मतलब कि -2 से स्टार्ट होके 6 तक जा रहा है, -2 से स्टार्ट होके 6 तक अगर जा रहा है और -2 पे आप बताओ मैं ओपन ब्रैकेट लूंगा कि क्लोज ब्रैकेट लूंगा, तो -2 पे मैं क्लोज लूंगा। ऐसा क्यों, क्योंकि -2 वाज नॉट इन द कॉमन पार्ट। देखो यहाँ पे होल दिख रहा है -2 पे, तो -2 अगर कॉमन पार्ट में नहीं था तो मैं -2 पे क्लोज लूंगा। और उसके बाद 6 पे मैं क्या लूंगा, ओपन की क्लोज। देखो 6 पे तीनों कॉमन है, कोई होल नहीं आ रहा है, इट मींस मैं 6 पे ओपन लूंगा क्योंकि मुझे कॉमन वाला नहीं देखना है। ठीक, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। अब इनके साथ इंटरसेक्शन लेना है इंटीजर का। अगर मैं बात करूं कि A यूनियन B यूनियन C जो हमारा आ रहा है -2 से 6 तक आ रहा है, अगर इनके बीच में इंटीजर देखना हो तो मैं क्या बोलूंगा, क्या क्या है, -2 -1 0 1 2 3 4 5। बताओ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 टू द पावर 8 और ये होता है 2 5 6। समझ में आया क्वेश्चन, ये समझ में आया। तो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें थोड़ा सा रियल लाइन ड्रॉ करके देख लेना होता है कि कौन सा पार्ट कॉमन नहीं है। ओपन और क्लोज ब्रैकेट को बहुत ध्यान में देखना होता है, अदरवाइज एक भी एलिमेंट छूटा आंसर में डिफरेंस। देखते हैं इसका आंसर, तो हमें 2 5 6 हमने निकाला है, फिल किया। चलो हमने चेक करते हैं हम, 2 5 6 इज आंसर। तो थोड़ा सा केयरफुल रहें ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें ब्रैकेट वगैरह की बात चल रही है ना। एक भी एलिमेंट छूटा आंसर में डिफरेंस, आप गलत फिल करके आ जाओगे और -1 पालोगे। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है ना, एग्जैक्टली सेम काम करेंगे जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। देखो ए एलिमेंट बात कर रहा है, मैं ए के लिए अगर सॉल्व करूं, दैट इज x+1 का मॉड, x+1 का मॉड अगर 2 से छोटा है, इट मींस व्हाट कि x+1 जो हमारा है 2 और -2 के 2 के बीच में होगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि x हमारा क्या है, x हमारा कुछ ऐसा है। मींस अगर मैं a की बात करूं, a हमारा क्या है, -3 से 1, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो चलो लगे हाथ b भी चेक कर लेते हैं यहीं पे। b हमारा क्या होगा, मॉड x-1 ग्रेटर देन 2 का मतलब ये हुआ कि या तो ये x-1 हमारा 2 से बड़ा होगा या तो हमारा x-1 -2 से छोटा होगा, है कि नहीं। ठीक है, इसके लिए सॉल्व करते हैं, दैट इज हमारा आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x लेस देन हमारा क्या हो जाएगा, -1। चेक कर लो, कहीं ब्रैकेट का इश्यू नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं b लिखूंगा यहां से, तो b हमारा क्या आएगा, देख लो, b हमारा आएगा -∞ से -1 पे क्लोज यूनियन 3 से इन्फिनिटी। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको इसमें। a और b जब आपने फाइंड कर लिया, एक रियल लाइन बना लो, सब कुछ निकाल दो। a हमारा क्या है, -3 से -1, -3 से -1 कुछ ऐसा, दैट इज a। b हमारा -∞ से -1 है ना, -∞ से -1, ठीक है, एंड 3 से इन्फिनिटी। चेक कर लो थोड़ा सा एक बार, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन, अगर भाई कुछ भी वो होगा तो गलत आएगा आंसर, है ना। देखते हैं, हमारा a -3 से 1 के बीच में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 1 -3 ठीक है। b देख लेते हैं, तो हमारा आ रहा है बिल्कुल -2 से बड़ा और -2 से छोटा, दैट इज ये हो गया 3 और ये हमारा हो गया -1, ठीक है, मींस -∞ से -1, 3 से इन्फिनिटी। चलो अब देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन में। a माइनस b हमारा बोल रहा है -1 से 1 के बीच में, a माइनस, दिस इज a, दिस इज b, है ना। a माइनस बी मीन्स व्हाट कि b के वो एलिमेंट घटा दो जो a में भी है, तो सिर्फ a के वही एलिमेंट होंगे जो b में नहीं है ना। तो b में कौन सा एलिमेंट आ रहा है जो a में भी है, इट मींस ये वाला हम माइनस कर देंगे पार्ट, a माइनस b का करना है।
तो मैं टोटल अगर माइनस करूं, एक बार देखो, थोड़ा सा यहाँ पे माइनस से, यस थोड़ा सा यहाँ पे +1 था, ये -3 +1, और देखो यस रियल लाइन थोड़ा सा गलत ड्रॉ हुआ है ना, थोड़ा सा गलत ड्रॉ हुआ है ना, ये -3 से 1 था ना, -3 से 1 था बिल्कुल, और ये -∞ से -1 हमारा कुछ यहाँ पे आ रहा होगा, थोड़ी सी गलती हमारी क्वेश्चन को गलत करेगा, ठीक, और 3 से ∞ ठीक है हमारा, बाकी सब सही है ना, बिल्कुल। अब देखो a माइनस बी करना है, अगर ये हमारा a है, ये हमारा b है, a में से b का घटाओगे तो क्या घटेगा, ये हमारा घटेगा कुछ ऐसा, ये वाला पार्ट हटा दो, मतलब कि हमारा -1 से 1 के बीच में a माइनस बी आ रहा है, -1 से 1 के बीच में आ रहा है, ऑप्शन में दिया है -1 से 1, लेकिन बोल रहा है कि इज नॉट ट्रू, तो इसको टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे, एक -1 पा लेंगे। अगेन बोल रहा है स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो ये तो ट्रू है। अगला है b माइनस a, अब b में से a के सारे एलिमेंट घटाने हैं, देखो तो हम क्या घटाएंगे, ये भी घटा देंगे, बस इतना ही घटाएंगे, तो हमारा क्या होगा, रियल में से -3 से 1 के बीच में गायब हो गया है ना, रियल नंबर में से, सॉरी रियल अगर ये घटाओगे b माइनस a तो क्या होगा, क्या जरा लिखो, -∞ से -3, ठीक, -3 यूनियन 3 से ∞, यही है ना, इट मीन्स कि मैं बोलूंगा रियल में से क्या घटा दो, रियल में से -3 से 3, ये बोलूंगा। क्वेश्चन में तो बोल रहा है -3 से 1, तो हो गया गलत, ये काट दोगे, लेकिन जो गलत है वही सही है, जो गलत है वही सही है, इट मीन्स कि आंसर आपका यही होगा, है कि नहीं, है कि नहीं, तो आपका आंसर आ चुका है, दैट इज b माइनस ए। तो b माइनस ए हमारा दिख रहा है कि -∞ से -3 तक और 3 से ∞ तक, है ना, इट मीन्स कि रियल नंबर में से -3 से 3 के बीच में आप माइनस कर दो, वही होगा आंसर, ठीक है। अब सी चेक कर लो, a इंटरसेक्शन b, वो तो क्लियरली दिख रहा है कि a इंटरसेक्शन b सिर्फ ये वाला पार्ट है, इट मीन्स कि यहाँ पे -3 इंक्लूड इसलिए नहीं होगा कि डॉट है, दैट इज -3 से -1 पे क्लोज ब्रैकेट, क्लियर दिख रहा है। a यूनियन b देख लो, a यूनियन b मतलब सिर्फ 1 से 3 के बीच में गायब है, 1 से 3 के बीच में गायब है, 1 पे डॉट है तो क्लोज, और 3 पे डॉट नहीं है ओपन ब्रैकेट, तो रियल में से बस -1 से 3 के बीच में कर दो, तो a यूनियन b और इंटरसेक्शन तो क्लियर दिख रहा है, बस ये दोनों को चेक करने में हल्का सा हमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो रियल लाइन इज द बेस्ट मेथड, लेकिन उस पर आपको नंबर केयरफुली लिखना होगा। वैसे आपने देखा कि क्या गलती हुई थी, थोड़ा सा नंबर हमने एक नंबर गलत लिखा, आंसर में पूरा चेंज, ठीक है। सो आई होप कि आपको बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आए हो कि मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चन या क्वाड्रेटिक बेस्ड क्वेश्चन कैसे अपन सॉल्व करके आंसर लिखते हैं, a माइनस बी, b माइनस ए, a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b कैसे फाइंड करते हैं ना। सो लेट्स फिनिश दिस क्वेश्चन, दैट इज b इज द आंसर, बिल्कुल। इस सेशन को कुछ अच्छे लाइन के साथ खत्म करते हैं, दैट इज यू विल नेवर ऑलवेज मोटिवेटेड, you will never always be motivated, so you must learn to always be disciplined। देखो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है कि आप हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकते। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो मोटिवेशन इज टेम्पररी, डिसिप्लिन शुड बी परमानेंट, है ना, क्योंकि आप हो सकता है कि आज मोटिवेट होकर 4 घंटा पढ़ लो, 5 घंटा पढ़ लो, 8 घंटा पढ़ लो, 12 घंटा पढ़ लो, लेकिन कल परसों चौथा रोज या मतलब 4-5 दिन के बाद फिर से आप डाउन होंगे, कुछ डिमोरलाइज हो सकते हो, है ना, तो आप इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ दो। तो यही कहने का मतलब है कि डिसिप्लिन शुड बी देयर, हमेशा अगर आप 5 घंटा पढ़ना है, 6 घंटा पढ़ना है तो डेली पढ़ना है, इसको कहते हैं डिसिप्लिन, है ना। डजंट मैटर क्या हो रहा है, पढ़ना है 6 घंटा, अगर हमें 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो करने हैं डेली, फर्क नहीं पड़ता क्या है ना। तो डिसिप्लिन मैटर्स फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना। सो लेट्स फिनिश दिस सेशन, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।